प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे आनुवंशिक विकार के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। मतलब वैसे रोग, विकार का मतलब रोग होता है जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है और यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं या एक ही पीढ़ी तक वो सीमित रह जाता है। जैसे जो मेंडेलियन विकार होता है, मतलब जीन में अगर डिफेक्ट होता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं, और जो गुणसूत्रों के संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो वह एक ही पीढ़ी तक रहते हैं, क्योंकि उनका कोई संतान उत्पन्न नहीं होता है। मतलब वो बांझ होते हैं, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस आनुवंशिक विकार में, माने विकार का मतलब रोग होता है। अब रोग भी कई तरह से होता है। संक्रामक रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होते हैं उनके द्वारा होते हैं। लेकिन यह जो रोग है ये जन्मजात रोग भी कह सकते हैं, यानी जन्म से ये प्राप्त होते हैं शिशु को या किसी भी व्यक्ति को। लेकिन इस रोग को हम लोग पहचानेंगे कैसे, और पहचानने के बाद इनका हम लोग विश्लेषण कैसे करेंगे कि यह रोग उसके संतानों में कैसे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या इनके किस पूर्वज में ये रोग था या नहीं है, ये सब को हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। उसी को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। वंशावली यानी पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। अब वंशावली क्या है? वंश माने वंश का एक वृक्ष बनाना। वंश का मतलब कि ऊपर से जनरेशन से लेते हुए एक जो ट्री बनता है, फैमिली ट्री। तो इसमें कहता है कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाले जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनकी वंशागति का चित्रण या चित्र द्वारा वर्णन करना वंशावली कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक, जैसे दादा दादी का जो लक्षण है वो माता पिता में है ना, नाना नानी का लक्षण जो माता में, दादा दादी का लक्षण पिता में, फिर पिता और माता का लक्षण हम लोगों में, फिर हम लोगों का हमारी संतानों में। तो इस तरह से जो है लक्षण गमन करते हैं, उनको चित्र द्वारा अगर हम लोग निरूपित करते हैं तो वही वंशावली हो गया। और उसी चित्र को जब विश्लेषण करते हैं, कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवंशिक लक्षण के विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। जब उसी का विश्लेषण वही करते हैं कि उनके दादा या दादी में वह रोग था तो उनके पिता में आया कि उनके पिता की बहन में गया, है ना, बुआ में गया, या माता में है तो माता में जो लक्षण है, माने वो नाना नानी में जो लक्षण है वो माता में आया कि मामा में गया। किस तरह से ये जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इस विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और यह जो आनुवंशिक विकार है, मेंडल का जो नियम कहता है, मेंडल का जो नियम कहता है वही नियम का पालन करता है ये। जैसे लंबा जीन और नाटा जीन के बीच जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे हुए, फिर अगले जनरेशन में देखा गया तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा हुआ और स्मॉल टी वाला नाटा हुआ। ठीक वही नियम का यहाँ पर पालन होगा कि जिस तरह से मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है या जो वो प्रयोग किए हैं उसी प्रयोग का ये पालन करेगा। तो ये हमको मनुष्य में देखना है, और मनुष्य में क्या है कि हम ये प्रयोग कर नहीं सकते हैं इस तरह का प्रयोग, क्योंकि मनुष्य का जो है जीवन काल लंबा होता है और प्रयोग करेंगे तो कई जनरेशन लग जाएगा प्रयोग करने में, और जो प्रयोग करता होंगे वो कहाँ कितना दिन तक जिएंगे, 50, 60, 70, 80 यही नहीं जिएंगे। लेकिन इसको क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक उसका चित्र तैयार करना है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि महत्व देखते हैं, इसका क्या फायदा है। तो मानव आनुवंशिकी की जो वंशावली अध्ययन होता है उस अध्ययन में हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, तो कि कोई विशेष लक्षण है या कोई अपसमानता या रोग है, उसी को पता लगाने के लिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और उसी फैमिली ट्री की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इस वंशावली विश्लेषण करते हैं। लेकिन वह जो फैमिली ट्री बनेगा उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा, वो किस सामग्री का या किस सिंबल का प्रतीक का यूज किया जाएगा। तो देखिए उसमें जो फैमिली ट्री बनेगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसको दर्शाने के लिए ये जो सिंबल्स है, प्रतीक है, इस तरह का जो सिंबल है दिया हुआ,
उस प्रतीक का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे, बहुत आसान मेथड है इसको ज्ञात करने के लिए। अब देखेंगे कि कितने प्रकार के रोग होते हैं और उनको कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि ये किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग भी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे प्रतीक है तो प्रतीक में जैसे स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये समझिए कि नर को डिनोट करेगा। वंशावली में वृक्ष जब बनेगा तो उसमें जहाँ इस तरह का सिंबल आएगा वो नर होगा। सर्किल आएगा तो वो मादा होगी। इस तरह का सिंबल आएगा तो समझिए लिंग का उल्लेख नहीं होगा, माने वो नर है कि मादा है ये पता नहीं है ना। या जो बाइसेक्सुअल माने कि ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं वो है। उसी तरह से वंशावली वृक्ष में अगर इस तरह से डार्क रंग का, ये तो खाली है, ये डार्क रंग का अगर सिंबल आएगा, प्रतीक आएगा तो समझिए कि ये इस तरह का सिंबल आए तो ये प्रभावित नर होगा। इस तरह का सिंबल आए तो प्रभावित मादा होगी। इस तरह का सिंबल आया तो ये देखिए प्रभावित लिंग का उल्लेख नहीं, यानी प्रभावित के लिए इस तरह का सिंबल डार्क कलर में होगा। वही स्क्वायर होगा तो नर, सर्किल होगा तो मादा। अब उसी वृक्ष में इस तरह से सिंबल दिया रहेगा, जैसे नर और ये मादा के बीच इस तरह से लाइन देखा गया है तो ये मैथुन यानी विवाह को दर्शाता है। नर का विवाह मादा या मादा का विवाह नर, तो इसके लिए ये सिंबल रहेगा। इसी तरह से बीच में दो अगर लाइन रहेगा इन दोनों के बीच, नर और मादा के बीच, तो ये क्या दर्शाएंगे, रिश्तेदारों के बीच मैथुन, माने भाई बहन में या इस तरह का जो माने ओन ब्लड का जो होगा उस तरह से रिश्तेदारों यानी सम रक्त मैथुन को ये दर्शाएंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए वृक्ष में वंशावली वृक्ष जब बनेगा तो उसमें इस तरह से भी आएगा। तो ऊपर में देख रहे हैं ये जनक है, नर और मादा जनक हैं, और इसी से जो उत्पन्न संतान हुआ है प्रथम पीढ़ी की संतान। फिर इन दोनों का विवाह किसी और से होगा, उससे निकलेगा तो द्वितीय पीढ़ी की संतान होगी। इसी तरह से इसमें देखिएगा ये सब क्या है, अप्रभावित है, ये भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये जो दोनों देख रहे हैं जनक और इनका जो है नर शिशु, ये नर है और नर शिशु यहाँ देखें इस तरह का अगर डार्क कलर का है तो वो कैसा है, प्रभावित है, माने इसमें और इसमें जो रोग होगा दोनों रोग मिल करके इसमें चला गया। तो यह जो है प्रभावी इफेक्टेड मानी वह उस रोग से ग्रसित है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि वंशावली विश्लेषण करने के लिए जो विशेष लक्षण उस मनुष्य में या उसके परिवार में या कोई रोग है तो उसको प्रयोग द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक वंश वृक्ष बनाते हैं और वंश वृक्ष बनाने के लिए एक ये प्रतीक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नर मादा या प्रभावित अप्रभावित दोनों के बीच मैथुन, जनक, प्रथम पीढ़ी, इस तरह से ये सब सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये हो गया महत्व क्यों किया जाता है। और देख रहे हैं कि क्योंकि ये जो है प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि साधारण मेंडेलियन प्रयोग मनुष्य पर नहीं किए जा सकते हैं। अब ये थोड़े होगा कोई अगर मान ली कि कोई जानकारी है कि इस व्यक्ति को इस फीमेल को यह रोग है तो उसका विवाह सामान्य व्यक्ति से कराया जा सकता है, नहीं, वो करवे नहीं करेगा विवाह। तो जब नहीं करेगा विवाह तो अनजाने में हो सकता है, अनजाने में विवाह हो सकता है, लेकिन जानकारी है कि इसको ये आनुवंशिक बीमारी है तो वो नहीं करेगा, तो कैसे प्रयोग सफल होगा। तो इसलिए इसके लिए वंशावली वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहता है कि यहाँ पर मानव में जो भी विकार होते हैं ये गुणसूत्रों के कारण होते हैं। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करते हैं, और गुणसूत्र बने किस चीज़ से होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो जब गुणसूत्र में कोई विकार उत्पन्न होता है, उसके संख्या, संरचना या किसी जीन में अगर डिफेक्ट हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हम लोग पढ़े हैं, तो उत्परिवर्तन अगर हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, तो उसी से यह विकार उत्पन्न होता है। और उस विकार को हम लोग जब चित्र द्वारा विश्लेषण करते हैं तो उसी को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि विकार कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वंशावली वृक्ष बना करके रोग का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, या जन्मजात जो रोग होता है या आनुवंशिक रोग होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मेंडलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार में होता है कि
मेंडल जैसे बताए हैं कि किसी जीन के कारण, एक जीन के कारण जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसमें अगर कहीं हो जाए विकार प्रभावी या अप्रभावी ढंग से, तो उसको मेंडलीय विकार, माने इसको जीन रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है, जीन में डिफेक्ट होने के कारण। और क्रोमोसोमीय यानी गुणसूत्रीय विकार इसको कहा जाता है। तो इसमें है कि क्रोमोसोम के संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे 46 होता है 46, तो 46 के जगह 47 हो जाए या 45 हो जाए, और उसमें भी लिंग क्रोमोसोम या जो अलिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग संलग्न या अलिंग संलग्न, जैसे अलिंग संलग्न क्या हो गया कि 44 के जगह 45 हो गया, या लिंग संलग्न का मतलब कि दो जो होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, तो या तो वो 3 हो जाए, एक्स एक्स वाई हो जाए, 47 हो जाए, मतलब गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए, चाहे वो अलिंग गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जीन के कारण, और जीन में भी देखिएगा कि या तो वह जीन डिफेक्ट किया है अलिंग गुणसूत्र पर, अलिंग का मतलब वही जो 44 गुणसूत्र होता है 44, उसी गुणसूत्र के किसी एक गुणसूत्र में वह डिफेक्ट किया होगा, तो या तो वह प्रभावी रूप में होगा, उसका कोई एक एलील अगर प्रभावी होगा तो वह संतानों में चला जाएगा, तो उस रोग से वो दिखाई देने लगेगा। अगर दोनों एलील जैसे स्मॉल टी तो स्मॉल टी जैसे हुआ था, एक साथ मिल गया था तो नाटा हो गया था, उसी तरह से इसमें भी होगा कि कोई ऐसा एलील, दोनों एलील जो म्यूटेंट हो गया हो और वही दोनों एलील किसी संतान में चल गया होगा, तो वो प्रभावी हो जाएगा। इसमें प्रभावी में कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी साथ रहेगा, एक भी रहेगा तो वो प्रभावी होगा, या दोनों कैपिटल टी है तो भी प्रभावी रहेगा। तो इस तरह से ये अलिंग संलग्न हो गया। लिंग संलग्न में हो गया कि वैसे जीन डिफेक्ट, वैसे जीन का विकार जो लिंग गुणसूत्र पर हो, चाहे वह एक्स पर हो चाहे वाई पर हो, और एक्स में भी जैसे कि इसमें देखे हैं प्रभावी और अप्रभावी, ठीक उसी तरह से होगा। प्रभावी में एक एक्स पर होगा तो वो हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा उसके संतान में लक्षण। अप्रभावी में होगा कि दोनों एक्स पर अगर वो जीन रहेगा, इस रोग के जीन, तो दिखाई देगा। तो ये अनुवंशिक विकार दो तरह का होगा, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। अब इसको ज्ञात करने के लिए जो वंश वृक्ष अब हम लोग बनाएंगे, इस सब का लक्षण देखेंगे हम लोग, अलिंग ये और लिंग, ये दोनों वाले का, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसका जब लक्षण हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके क्या लक्षण है, इसका वंशावली वृक्ष बना करके चेक करेंगे कि कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो उसको खोजने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आनुवंशिक विकारों के वंशावली वृक्ष में पहचानने के आसान तरीके हैं। जैसे जो भी वृक्ष बनेगा ना, इसमें मैटिंग करा करके संतान बनेगा, तो उसमें सबसे स्टेप पहला ये क्वेश्चन आप एराइज करेंगे, और उसी एराइज करने के क्रम में अगर है ना कि क्या सभी प्रभावित बच्चों में कम से कम एक जनक प्रभावित है, तो अभी ये समझ में नहीं आएगा। ये फार्मूला है, ये आप याद करेंगे और इसी फार्मूला को हम लोग पुट करेंगे इसमें, ठीक ना। तो पहला है ये, क्या सभी प्रभावित बच्चों में कम से कम एक जनक प्रभावित है। तो अगर कोई एक जनक प्रभावित है और उसका आंसर आ रहा है हाँ, तो वो प्रभावी में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। और अगर नहीं है, ना है, तो वो अप्रभावी हो जाएगा। फिर जब अगर प्रभावी है तो चेक करेंगे कि क्या सभी प्रभावित नर के माता एवं पुत्री प्रभावित है। अगर हाँ आता है तो वह एक्स संलग्न प्रभावी हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो अलिंग प्रभावी हो जाएगा, ये अलिंग प्रभावी हो जाएगा। इस रोग को इंडिकेट करेगा। ये परीक्षा में अगर ये दिया जाता है वंशावली वृक्ष, उसको चेक करने के लिए आसान तरीका है। हम देखते हैं अभी। अगर यहाँ न आया है तो इसमें देखेंगे क्या सभी प्रभावित मादा मानी जो उसकी संतान है कि पिता एवं पुत्र प्रभावित हैं। अगर हाँ आता है तो वो आता होगा एक्स संलग्न अप्रभावी होगा। अगर नहीं आता है, न है, तो वो अलिंग अप्रभावी होगा। तो ये जो है फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हम तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम लोग देखते हैं ये सब का विशेषता क्या है या उसकी लक्षण क्या है। अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट प्रकार का विकार है, रोग है, जिसको अलिंग
संलग्न प्रभावी विकार यानी ऑटोसोमिन डोमिनेंट, मतलब इसका जो जीन होता है वह जो ऑटोसोम्स होते हैं माने अलिंग गुणसूत्र उस पर प्रभावी रूप में रहते हैं। और यह जो प्रभावी होते हैं इसमें या तो वह हेट्रोजाइगस होगा, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, तो भी वह प्रभावी हो जाएगा, या कैपिटल ए तो भी वह प्रभावी होगा। मतलब उसके एक गुणसूत्र भी अगर प्रभावी हो गए तो वह उसका लक्षण जो है उसके संतानों में चला जाएगा और वह लक्षण दिखाई देने लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि प्रभावित जनक से लक्षण दोनों पुत्र में या पुत्री में गमन करती है। अब जैसे इस डायग्राम में दिखा हुआ है, देखिए माता और पिता हैं, प्रभावित नर है ना, प्रभावित नर है और उधर अप्रभावित मादा है। तो उसमें कहता है कि इस प्रभावित नर में जो लक्षण है वह क्या होगा कि उसके पुत्र और पुत्री दोनों में गमन करेगा। देखिएगा उसमें पुत्र और पुत्री दोनों में गमन कर रहा है, 50%, 50-50। और 50-50 में क्या होगा कि अप्रभावित होगा, दोनों में अप्रभावित है। अब देखिए कैसे है, नर एवं मादा समान रूप से 50-50 प्रभावित होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। अब कहता है कि प्रभावित संतान हर पीढ़ी में पाया जाता है, यह जो है हर पीढ़ी में पाया जाएगा। देख रहे हैं कि उसके पिता प्रभावित हैं तो उसके अगले F1 पीढ़ी में भी प्रभावित है, F2 पीढ़ी में भी प्रभावित है, यानी हर पीढ़ी में वो दिखाई दे रहा है लक्षण। उसके बाद समयुग्मजी प्रभावी और विषम युग्मजी प्रभावी एलील उपस्थित रहने से व्यक्ति प्रभावित होता है। या तो वो ये भी बताए हैं कि समयुग्मजी यानी कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए जब रहेगा वो जीन तो उस तरह से वो प्रभावित होगा। अब जैसे वह जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रभावित नर है उसका ये एक जोड़ी ऑटोसोम है, एक जोड़ी ऑटोसोम है जिसमें एक गुणसूत्र पर ये प्रभावित जीन है, ये डिफेक्ट है। इसको ऐसे कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया है कि उसका एक गुणसूत्र जो है वह प्रभावित है। मान लिया कि यहाँ पर इसको कर दिया गया क्या, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया गया, और ये हो गया स्मॉल ए, यानी इसका प्रभावी नहीं है, इस पर नहीं है जीन वो डिफेक्टिव का। और ये अप्रभावित मादा में देखिए कि इस पर कोई प्रभावी नहीं है, ये स्मॉल ए हो गया, ये मान लिया स्मॉल ए हो गया। अब इसमें जो प्रभावित नर होते हैं उसका एक गुणसूत्र इसमें जाएगा, नर माने उसके पुत्र में जाएगा, और एक गुणसूत्र पुत्री में जाएगा, है ना। ये इसी तरह से ये वाला गुणसूत्र आधे पुत्र में जाएगा, आधे पुत्री में जाएगा। उसी तरह से माता का जो गुणसूत्र है एक गुणसूत्र इसमें आएगा और एक गुणसूत्र इसमें जाएगा, देख रहे हैं ना। जैसे कैपिटल ये वाला जो है तो आधे पुत्र में ये चलाया है, कैपिटल ए। और यहाँ देखिए ब्लैक से जो दिखाया गया है ये सब क्या है, माता से आया है। ये दोनों पुत्र हो गया, ये दोनों पुत्री हो गया, तो आधा इसमें से आधा इसमें से। उसी तरह से ये जो है अप्रभावित है, ये जो देख रहे हैं स्मॉल ए वाला जो है यहाँ से आ गया है, नर से आया है, उसके पुत्र में, ये पुत्री में। और एक एलील कहाँ से आया है, एक क्रोमोसोम कहाँ से आया है, उसके मदर से आया है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो इसका जो है जीनोटाइप ये हो गया। तो संभावना ये बना कि 50% पुत्री प्रभावित होगी या 50% पुत्र प्रभावित होंगे। इसमें संभावना हो गया 50% पुत्र अप्रभावित और 50% पुत्री अप्रभावित। इस डायग्राम को देखेंगे और इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका वंश वृक्ष तैयार करते हैं, और वंश वृक्ष तैयार करते हैं तो देखिए इसमें दिया हुआ है। अभी देखे हैं कि जो ये प्रभावित नर है उसको, ये नर है और नर को इस तरह से स्क्वायर को यहाँ पर क्या किया गया है, कलर कर दिया गया है। और अप्रभावित मादा है तो अप्रभावित मादा को उसका जीनोटाइप ऐसा हो गया स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए यानी प्रभावित वाला है और ये स्मॉल ए ये जनक हो गया। इसके जो संतान हुए तो देखिए दो संतान जो है वो इसका ये स्मॉल ए वाला इसमें आ गया, देखिए अप्रभावित वाला, इधर जो है प्रभावित वाला हो गया, उधर वाला देखिए जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए प्रभावी हो गया। एक भी एलील यानी हेट्रोजाइगस विषम है तो ये प्रभावी, ये रोग दिखाई देने लगेगा। मान लिया कि ये पुत्र है, इनका जो पुत्र है इनका विवाह किसी नॉर्मल फीमेल से हुआ, मैथुन, तो इसके जो पुत्र हुए देखिए पुत्री, ये
ये वाला इसमें चला आया, ये सब जो है इसमें चला आया। तो इस तरह से हर पीढ़ी में देखिए, इसमें तो है ही, प्लस इस पीढ़ी में F1 में भी है, F2 में भी है, F3 में भी है। हर पीढ़ी में देखिए ये प्रभावित संतान पाई जाती है। इसी से आप लगा लेंगे कि यह जो है प्रभावी विकार है, यानी हर में दिखाई देगा। अप्रभावी में क्या करेगा? स्किप करेगा। स्किप करेगा का मतलब कि किसी में नहीं दिखाई देगा, किसी पीढ़ी में वो लक्षण नहीं दिखाई, लेकिन प्रभावी वाले में हर पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देंगे। अब देखिए इसको जो अभी बताए हैं, जो शॉर्टकट तरीका है कि ये आपको दिया हुआ है, अब कहेगा कि खोजने के लिए कि बताइए कि ये प्रभावी है, अप्रभावी है, एक्स लिंक है, वाई लिंक है, क्या है। तो इसके लिए देखिए विश्लेषण करने के लिए यहाँ 2 स्टेप में हम क्वेश्चन बताए थे, उस पेज को पलट कर देख लीजिएगा। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है उसमें फर्स्ट लाइन में कि क्या सभी प्रभावित बच्चों के कम से कम एक जनक प्रभावित हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रभावित बच्चा सब हो गया, ये प्रभावित बच्चा हो गया, तो इस दोनों के जनक तो प्रभावित हैं, इस दोनों के भी जनक प्रभावित हैं। तो आपका उत्तर क्या आएगा? हाँ। और हाँ है तो यानी प्रभावी है, यानी हर में है। अब दूसरा इससे है कि प्रभावी है तो वो अलिंग वाला है कि लिंग वाला है, मानी इसके जो जीन होते हैं वो ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं कि गुणसूत्र पर, उस पर लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके चेक करने का क्या तरीका है। तो क्या सभी प्रभावित नर, ये नर है, प्रभावित नर के माता एवं पुत्री प्रभावित है। देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये है, ये नर है ना जी, प्रभावित नर। तो प्रभावित नर के माता, जैसे ये हो गया, तो माता प्रभावित है नहीं ना, है पुत्री भले प्रभावित है। यहाँ भी इस पुत्र के माता प्रभावित नहीं है, पुत्री जरूर है। तो क्या सभी प्रभावित नर के माता प्रभावित हैं और पुत्री प्रभावित है? तो पुत्री तो प्रभावित है लेकिन माता प्रभावित नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? ना। तो ना आएगा यानी ये अलिंग सहलग्न प्रभावी होगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में ये वंश वृक्ष दिया रहेगा और इसी तरह से कहीं डार्क रहेगा, कहीं रहेगा, तो इसको पता लगाना है। यही 2 स्टेप है, आसान तरीका। इसी 2 स्टेप से आप इसको 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो अपने आप इसको करने लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसका। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड टाइप का विकार है एक्स लिंग प्रभावी विकार, मतलब इस रोग के जो क्रोमोसोम, इस रोग के जो जीन होते हैं वह एक्स लिंग पर प्रभावी रूप में पाए जाते हैं, एक्स पर ही पाए जाते हैं, चाहे वह एक गुणसूत्र पर पाया जाता हो या दोनों एक्स पर पाया जाता हो, यानी यह भी प्रभावी और अप्रभावी रूप में ये पाए जाते हैं। तो देखिए कि इसके लक्षण एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रभावित माता है तो उसके एक एक्स पर ये जीन है। यहाँ पिता अगर प्रभावित है तो ये है, वाई को इस तरह से दिखाया गया है, थोड़ा सा मोड़ दिया गया है ताकि पहचान करने में आसानी हो। अब देखिए कि इसमें क्या है कि यह विषम युग्मजी में प्रभावी होता है। विषम युग्मजी जहाँ होगा वहाँ पर ये प्रभावी हो जाएगा तुरंत, क्योंकि एक भी एक्स पर रहेगा तो नर में वाई रहता है तो भी प्रभावी हो जाएगा। यह रोग कम देखा जाता है, इस तरह का रोग है कम देखा गया। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम है यहाँ दिया हुआ, जिसमें देखेंगे कि 2 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, क्रॉस दिया गया है। एक में देखिएगा नर जो है अप्रभावी है और दूसरे में माता प्रभावी है। इधर वाले में इन दोनों का जो गुणसूत्र जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि ये नर आया है तो ये गुणसूत्र आया है किससे? माता से आया है, और ये वाई वाला, तो यह जो पुत्र है वो अप्रभावी होगा। उसके बाद ये दोनों जो देख रहे हैं, यह जो दोनों देख रहे हैं पुत्र, एक गुणसूत्र इसका एक्स और एक ये एक्स आ गया तो पुत्री प्रभावित हो गया। पुत्र में भी देख रहे हैं कि एक माता से गुणसूत्र आएगा एक, और वाई आ गया पुत्र से, यानी वाई जब आएगा तो पुत्र से ही आएगा, पिता से ही आएगा। तो ये पिता जो है अप्रभावी है तो ये आ गया तो ये पुत्र प्रभावित हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक्स इससे आया है नर से और एक एक्स इससे आया है मादा से, तो ये दोनों क्या हो गए? अप्रभावी हो गए। तो यहाँ पर रिजल्ट आया कि 50% जो पुत्र होंगे उसमें से 50% माने 50% पुत्र पुत्री प्रभावित होगा, 50% पुत्र पुत्री जो है अप्रभावित होगा। सेकेंड केस में देख रहे हैं कि इसमें पिता प्रभावित है, तो जैसे इसमें माता प्रभावित था उसी तरह से इसमें हो गया। अब इसमें थोड़ा सा रिजल्ट उल्टा आ जाएगा कि 100% पुत्री प्रभावित हो जाएगा
पुत्र जो है वह 100% वो अप्रभावित हो गया, क्योंकि y तो एक इससे आएगा और एक x किससे आएगा, ये माता से आएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि पुत्र अप्रभावित हो गया। अब पुत्री में जो है एक तो पिता से आएगा ही आएगा और वही जीन जो है डिफेक्टिव है, तो और एक इससे आएगा जो कि अनडिफेक्टिव है, तो 100% पुत्री अप्रभावित हो। अब इसी का इसमें देख रहे थे, अब देखेंगे इस वंश वृक्ष के बारे में। वंश वृक्ष में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, पिता अप्रभावित है ये मान लिया कि, तो उसमें एक्स वाई दिखाया गया है, और माता प्रभावित है यानी उसके एक एक्स पर यहाँ ए दिखाया गया है। ए का मतलब कि वह जीन है, ऑटोसोम्स इसके लिंग गुणसूत्र के रूप में ये प्रभावी है। अब कहता है कि इसका जो संतान उत्पन्न होगा इस तरह से होगा, इसमें देखिए इस तरह से दिया गया है। अब इसको जांच करना है कि ये प्रभावी है और एक संलग्न है। तो जैसा कि इसका विश्लेषण में हम लोग फार्मूला बताए थे कि पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते क्या है कि क्या सभी प्रभावित बच्चों के कम से कम एक जनक प्रभावित है। जैसे ये प्रभावित बच्चा हो गया तो इसके जनक प्रभावित हो गए, ये सब प्रभावित बच्चा हो गया तो ये जनक प्रभावित हो गया। तो आंसर आप देंगे क्या, हाँ प्रभावित है, हर पीढ़ी में प्रभावित है, तो वो प्रभावी हो गया। अब कहता है कि ये अलिंगी है कि एक्स लिंग है, तो यहाँ पर देखेंगे चेक करेंगे क्या सभी प्रभावित नर के माता एवं पुत्री प्रभावित हैं। प्रभावित नर के, ये नर है तो नर के माता, ये देखिए माता प्रभावित है और पुत्री भी प्रभावित है, तो नर भी प्रभावित है और पुत्री भी प्रभावित है इसके, यानी आंसर आ गया हाँ। तो ये एक संलग्न प्रभावी, माने ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, और इसी क्वेश्चन को याद रखेंगे और इससे आप चेक करेंगे यही 2 स्टेप में, तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग तीसरे प्रकार का देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड प्रकार का जो आनुवंशिक विकार है, जिसको अलिंग अप्रभावी विकार कहा जाता है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो जनक होते हैं वो अप्रभावित रहते हैं, जैसे अप्रभावी नर हो गया और अप्रभावी मादा हो गया, लेकिन इसमें उसका जीन मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अप्रभावी रूप में है। तो जब ये विषम युग्मजी जब होंगे तो ये वाहक का काम करेंगे, ये प्रभावी नहीं होंगे, यही जीन आगे जनरेशन में जब जाएगा तो वो प्रभावित हो जाएगा। तो ये वाहक का काम करते हैं, जैसे कि ये वाहक हो गया, यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो वाहक पुत्र और पुत्री है उसमें एक जीन इधर से आ गया या इधर से आ गया इसमें, तो ये वाहक का काम करेंगे। और समयुग्मजी अप्रभावी एलील प्रभावित हो गया, अब जैसे समयुग्मजी ये हो गया, एलील हो गया यहाँ पर, तो इसमें ये प्रभावी हो गया। अब जैसे इसमें दिया हुआ है तो इस डायग्राम में देखेंगे कि जो अप्रभावी नर हैं और उधर अप्रभावी मादा है। अप्रभावी नर में ये स्मॉल ए रिसेसिव हो गया और कैपिटल ए ये दिखाया गया है, इसमें मादा में भी स्मॉल ए दिखाया गया है, ये कैपिटल ए दिखाया गया है। अब जो इनके पुत्र या पुत्री होंगे उसमें ये जो दिखाया गया है, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो इसमें कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल ए। ये जो ब्लैक से दिखाया गया है ये सब कैपिटल ए, एक इससे आ गया और एक इधर से आ गया, स्मॉल ए वाला आ गया। तो यहाँ पर ये स्मॉल ए, इधर स्मॉल ए और इधर जो है इससे एक कैपिटल ए। जो संतान आएगा तो एक माता से आएगा एक पिता से आएगा, और इसमें जो है एक जीन इसका और इसका इसमें चला गया तो वो संतान क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो देखिए कैसे हो रहा है कि इस तरह का केस रहेगा तो उसमें प्रभावित पुत्र और पुत्री का जो प्रतिशत होगा 25% का होगा, और इसमें जो होगा इस तरह से होगा तो वाहक यानी एक जीन रहेगा तो वाहक रहेगा, तो वह पुत्र और पुत्री होगा, और ये अप्रभावित होगा इस तरह से। जो डोमिनेंट एलील जब एक साथ हो जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा, अप्रभावित हो जाएगा। अब देखिए इसका वंश वृक्ष बनाते हैं, तो वंश वृक्ष में देखिए यहाँ पर दोनों अप्रभावित है, ये नर भी अप्रभावित है जैसे कि ये है, और मादा भी अप्रभावित है, लेकिन इसके संतान में देखिए ये दोनों प्रभावित हो गया, ये दोनों एलील इसके पुत्र में भी आ गया। तो देख रहे हैं ना कि पुत्र में भी हो सकता है और पुत्री में भी हो सकता है, ये तो पुत्र में भी हो गया पुत्री में भी हो गया, ये एलील देख रहे हैं। उस तरह से कैपिटल ए तो एक पुत्र ऐसा हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए तो ऐसा हो गया। अब इनका विवाह किसी रिसेसिव से ही किया जाएगा तो इस तरह का संतान उत्पन्न होगा। तो ये हो गया क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल। अब इसका विश्लेषण करके देखते हैं। मान ली कि ये दिया हुआ है, आपको पूछेगा कि ये क्या है, तो जो फॉर्मूला बताया गया है शॉर्टकट तरीका, क्या सभी प्रभावित बच्चों के कम से कम एक जनक प्रभावित हैं।
जो भी प्रभावित बच्चे जैसे ये, तो इनके जनक प्रभावित हैं या ये सब जो देख रहे हैं इनके जनक प्रभावित हैं, तो आप उत्तर देंगे 9। तो 9 है तो यानी अप्रभावी है। अब अप्रभावी है तो ये ऑटोसोमल है कि रिसेसिव है, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या सभी प्रभावित मादा, जो मादा संतान है, कि पिता एवं पुत्र प्रभावित हैं। मान लीजिए कि ये मादा है, प्रभावित मादा है, तो प्रभावित मादा के पिता और पुत्र क्या प्रभावित है? नहीं ना है, तो यहाँ आप उत्तर देंगे क्या 9। और 9 का मतलब कि ये अलिंग हो गया, अलिंग अप्रभावी हो गया, अलिंग अप्रभावी ना देख रहे हैं, तो ये अलिंग ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया ये एग्जाम्पल। अब जो है एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं, यानी वो उसके जो गुणसूत्र होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ टाइप का जो ये आनुवंशिक विकार होता है, एक्स संलग्न अप्रभावी। एक्स संलग्न अप्रभावी का मतलब हो गया कि यह जो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर पाए जाएंगे लेकिन अप्रभावी रूप में रहेंगे, वाई पर इसका नहीं पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पिता है उसके एक एक्स पर ये जीन है लेकिन वाई पर नहीं है, फिर भी वो प्रभावित हो गए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो माता हैं उनके एक एक्स पर भी अगर है तो वो क्या होंगे? वाहक होंगे। ये क्या होंगे? वाहक। ये वाहक होंगे क्योंकि एक एक्स पर है, इसके वाहक माता है। और यहाँ पर क्या है? सामान्य नर। उस डायग्राम में भी देखिए, इधर वाले में दिखा है वाहक माता है और ये नर जो है सामान्य है। तो उनकी संतान किस प्रकार से होंगी? तो इसमें जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं। मतलब इसका जो पिता में जो भी एक्स गुणसूत्र पर रहेगा वो चला जाएगा पुत्री में, और माता में जो एक्स पर रहेगा तो वह चला जाएगा पुत्र में या पुत्री में चला जाएगा, दोनों में जा सकता है। तो माता से ये आपको पुत्र में भी जा सकता है और पुत्री में भी जा सकता है। कैसे जाएगा ये देखते हैं हम लोग। तो इसके प्रभावित जीन एक्स पर पाए जाते हैं और वाई पर नहीं पाए जाते हैं इसके गुण। और ये हम नर में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि नर में ये ज़्यादा इसलिए होता है कि एक्स एक एक्स पर रहता है, वाई पर नहीं रहता है, तो इसको सप्रेस करने वाले, दबाने वाले जीन नहीं रहते हैं, ये अप्रभावी जीन है। लेकिन ये मादा में एक एक्स पर रहेगा और दूसरे पर सामान्य जीन होते हैं तो इसको सप्रेस करके रखते हैं, इसीलिए ये वाहक होती है। जब तक दोनों इफेक्टेड नहीं होगा माता में तब तक ये प्रभावी नहीं होगा, उसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस कराया जा रहा है इस डायग्राम में, तो देखेंगे कि ये वाहक पुत्री हो गई, माने एक जो है इसका आ गया और एक इसका सामान्य नर का जीन आ गया, क्रोमोसोम आ गया। उसके बाद इसमें भी देखिए जो पुत्र हो गया वो प्रभावित हो गया। अभी बोले हैं कि माता से जीन कहाँ जाता है? पुत्र में जाता है। देखिए माता से पुत्र में या पुत्री में, तो माता में यह जीन अफेक्टेड था तो वो पुत्र में चला गया तो वो प्रभावित हो गया। इस नर का जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक्स इसका और एक वाई इसका, तो पुत्र अप्रभावित हो गया। तो ये इसी तरह से क्रिस क्रॉस करता है, पिता का जीन पुत्री में और माता का जीन पुत्र या पुत्री दोनों में जा सकता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक है सामान्य माता है जिसमें ये एक्स एक्स है, इस पर उसका रिसेसिव जीन नहीं है, अप्रभावी जीन। अब पिता प्रभावित इसलिए हो गए हैं क्योंकि एक ही एक्स पर है ये जीन और वाई पर इसको दबाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो है पिता का जीन जो है पुत्री में चला आया, सब पुत्री में चला आया। अब पुत्री में आने के कारण क्या हो गया? देखिए लाल से जो बताया गया है ना, ये पिता से जीन आ गया है एक्स वाला और एक एक्स माता से है, तो वाहक पुत्री हो गई। अब पुत्र सामान्य हो गए, सामान्य इसलिए हुए कि वाई चला आया पुत्र में और एक एक्स आ गया है माता से, तो पुत्र क्या हो गया? सामान्य हो गया। तो यही आपको क्रिस क्रॉस कहलाता है। अब देखिए इसका वंश वृक्ष देखेंगे तो वंश वृक्ष में यहाँ दिखा हुआ है कि ये सामान्य मादा है और ये प्रभावित नर है। इसके एक एक्स पर ये जीन पाया जाता है, ये देखिए प्रभावित पिता है इसमें। तो यह जब यहाँ पर क्रॉस किया गया तो जिस में ये जा रहा है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें ये क्या हो जाएंगे? पुत्र में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्स वाला जीन हमेशा पुत्री में ही जाएगा, पुत्र में नहीं जाएगा। तो इसके सभी पुत्र जो है सामान्य हो गए, आप पुत्री वाहक हो गई। अब इस पुत्री का विवाह फिर इसी से किया गया, प्रभावित व्यक्ति से, तो उसके जो ये इस तरह से पुत्री, एक पुत्री जो हो गई ये इस तरह से हो गई।
एक पुत्र जो हो गया समान हो गया, एक पुत्री जो है इससे वाहक हो गई, और एक पुत्र जो है यहाँ पर, यानी ये 25% का यहाँ पर रेशियो आ गया। अब इसको विश्लेषण करके देखते हैं, केवल ये दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, और चेक करना है कि ये क्या है, हमको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर खोजेंगे हम लोग कि क्या सभी प्रभावित बच्चों के कम से कम एक जनक प्रभावित हैं। यहाँ पर जितने भी प्रभावित बच्चे हैं तो इसके जनक एक से एक जनक प्रभावित हैं, है ना, न है। और दूसरा है क्या, क्या सभी प्रभावित मादा के लिए पिता और पुत्र प्रभावित है। यहाँ पे देखिए पुत्र और पिता दोनों प्रभावित है, देख रहे हैं ना। क्या सभी प्रभावित मादा, ये प्रभावित मादा हो गई, कि पिता, वो पिता हो गए और ये पुत्र हो गए, तो ये पुत्र प्रभावित है, इसलिए ये हाँ हो गया, यानी ये एक्स संलग्न जीन हो गया, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, वंशावली विश्लेषण है, और वंशावली विश्लेषण को हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के विकार हैं उसके नाम क्या है, उस रोग का नाम क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो क्यों होता है, ये सब हम लोग देखेंगे।